हेलो गाइस, चलिए आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इस वीडियो में हम लोग सारे चीज को समझेंगे। देखिए, हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक में हमारा भाग 5 है और इसमें राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में जिक्र किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होते हैं, मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संसद जो होता है इसमें इसका अनुच्छेद 79 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हमें आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। हमारा मेन यहाँ पे क्या है टॉपिक आज का, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति को भाग 5 में आपको हम पीछे बता चुके हैं कि भाग 5 में इसके बारे में जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 52 से 151 तक हमारा भाग 5 होता है। और राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेके 61 तक में सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया है। चलिए इसके बाद है, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कुछ जानकारी ले लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। करे कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर भारत का प्रथम नागरिक क्वेश्चन जैसे कि पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप लिखिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके बाद करे राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगर संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे प्रधान व्यक्ति हमारा कौन होता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। असली देखिए, अगर रियल में देखा जाए तो पावर सारा किसके पास होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास सारा पावर होता है। उसके बाद भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अब कार्यपालिका क्या होता है, तो जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून आपको बना के तैयार करता है, कानून जो लागू करता है, जो कानून लागू करता है उसको क्या बोलेंगे, हम कार्यपालिका बोलेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 52 से देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में जिक्र किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 में अगर देखा जाए तो लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 53 में किसके बारे में जिक्र किया गया है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में जिक्र किया गया। उसके बाद करें कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो होता है जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी नियम या कानून जो भी चीज है वह पारित नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका यानी कि जो राष्ट्रपति की शक्ति जो है वह किसमें बटी हुई होती है, तो औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष तथा वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष में। अब आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में आपको बताएंगे, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शंस कैसे होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है, चुनाव, वह कैसे होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा अगर पूछा जाएगा तो कहिएगा चुनाव आयोग। कौन कराता है, चुनाव आयोग। लेकिन कौन करता है चुनाव, कौन करता है भाई, तो निर्वाचक मंडल, यानी कि जो भी हमारे संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, यहाँ पे देखिए संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ये जो होंगे ये इनके चुनाव में भाग लेंगे, यानी कि वोटिंग करेंगे। उसके बाद विधानमंडल के सिर्फ विधानसभा, विधान परिषद को ये अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि हमारे विधान परिषद इंडिया के सारे राज्यों में ये विधान परिषद हमारे पास नहीं है, नहीं बना है अभी, इसीलिए भेदभाव ना हो, इसलिए अब मान लीजिए कि किसी राज्य में नहीं है तो वहां पे लोग कहेंगे कि हमको अधिकार नहीं मिला है वोटिंग करने का, इसीलिए विधान परिषद तो हर एक जगह है नहीं, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो अलाउ किसको किसको किया गया है, तो संसद में अगर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को, और विधानमंडल में अगर देखा जाए तो सिर्फ विधानसभा को अलाउ किया गया है कि आप राष्ट्रपति को वोटिंग देके और उनको चुन सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन से लोग हो सकते हैं उसमें, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है जिनको पहले से हम लोग सिलेक्ट करके भेजे हैं, जैसे जिनको हम लोग सिलेक्ट करके भेजे हैं वो अब हमारे लिए राष्ट्रपति को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे और जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही लोग हमारे राष्ट्रपति को चुनने का उनको अधिकार दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसमें एक लोग इंक्लूड रहते हैं राज्य तथा जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जहां पे केंद्र के अधीन में जो होता है, तो वहां के विधानसभाओं
वहां के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब ये तीनों लोग, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों के जो सदस्य होते हैं जिनका सिलेक्शन हम करते हैं और वो फिर हमारे लिए राष्ट्रपति को चुनते हैं। आइए वीडियो में आगे देखते हैं अनुच्छेद 55 में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो में हम लोग, इस अनुच्छेद में हम लोग आपको देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, मतलब कि किस तरीका से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस सिस्टम के द्वारा। तो देखिए ऐसे जनरल चुनाव आप लोग देखे होंगे कि जो भी चुनाव होता है यहाँ पे वो ईवीएम मशीन के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसका प्रणाली कुछ अलग है और इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरीका से कुछ आपका इस तरीका से मशीन रहता है, ये पैम्पलेट, इस पे ए, बी और सी, ये 3 कैंडिडेट्स का नेम लिखा रहेगा। उसके बाद ये पोजीशन आपका दिया रहता है। अब पोजीशंस में देखिए, मान लीजिए कि इसमें ये कैंडिडेट लोग 3 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं। अब उसमें सिलेक्शन जब करना होगा तो मान लीजिए कि हम जब वोट देने जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमने इसको 1 नंबर पे रखा, कोई दूसरा, और हमारा ही सेकंड चॉइस ये वाला कैंडिडेट के लिए हम इसको सेकंड पे पसंद कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट पे पसंद कर रहे हैं और इसको सेकंड पे पसंद कर रहे हैं, और जो थर्ड कैंडिडेट है इसको हम तीसरा नंबर पे अपना पसंद रख रहे हैं। यानी कि हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति बने, उसके बाद हमारा दूसरा चॉइस जो है इस पे हो रहा है, तीसरा चॉइस हमारा इस पे हो रहा है। अब रहा बात कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो देखा जाएगा जब सारा जब काउंटिंग करने जाया जाएगा तो उस समय देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किस कैंडिडेट को लोग 1 नंबर पे रखे हुए हैं, 1 नंबर पे सिलेक्शन किस कैंडिडेट का किया गया है। तो उस केस में अगर काउंटिंग होगा, अगर मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है उसको 1 नंबर पे लोग ज्यादा रखे हैं तो इसीलिए ये चुनाव में क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे, और काउंटिंग में जीतने के बाद ये इनको राष्ट्रपति पद का शपथ दिलाया जाएगा। अगर इनकेस कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितना ए को मिला है फर्स्ट नंबर वाला पोजीशन उतना ही बी को भी मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रिकाउंटिंग होता है। रिकाउंटिंग में क्या होता है, उसमें आपका देखा जाएगा कि अब सेकेंड नंबर पोजीशन किसको ज्यादा मिला है, सेकेंड चॉइस लोगों का इन दोनों में से किसका है। अगर सेकंड चॉइस में भी अगर ये आते हैं तो इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। इन केस अगर सेकंड चॉइस में ये आगे निकल जाते हैं तो उस समय इनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अभी तक भारत में एक ही बार ऐसा हुआ है कि रिकाउंटिंग हुआ है, नहीं तो ये ज्यादातर केस में फर्स्ट काउंटिंग में ही हमारा खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 56 में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया, तो कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है भाई, तो राष्ट्रपति जो होता है वह 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद ग्रहण, मतलब कि पद पे रह सकता है। एक बार अगर वह राष्ट्रपति बना तो 5 साल तक रह सकता है। इसलिए लिखा है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन वह पद ग्रहण किए हैं उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उसके बाद उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, दोबारा चुनाव लड़ा जा सकता है राष्ट्रपति का, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से वो चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपको 5 वर्ष बाद आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसके बाद है अनुच्छेद 57 में जिक्र किया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि री इलेक्शन अगर आपको करना है, फिर से आपको चुनाव करना है, तो उसमें आपको क्या क्या आपके लिए पात्रता, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आइए इसके बारे में अनुच्छेद 57 में जिक्र किया गया है और आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। इसके बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 57 में। ये बताया गया है कि अगर आप एक बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं, अगर आप दूसरी बार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार चाहते हैं कि फिर से हम राष्ट्रपति बने, तो उसके लिए अनुच्छेद 57 में आपके बारे में जिक्र किया गया है कि आप फिर से दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर से वही, वैसे ही जैसे आप उस समय चुनाव लड़े थे, फिर से वही सारा प्रोसेस से आपका चुनाव होगा। और अगर आप फिर जीतते हैं तो फिर आप 5 साल के लिए उस तिथि से फिर 5 साल के लिए आपको राष्ट्रपति पद ग्रहण होगा। इसके बाद कह रहा है एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने, और वे हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे एक ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए ये चयनित हुए थे। उसके बाद अनुच्छेद 58 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास योग्यता रहेगा तो आप राष्ट्रपति के लायक हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आप तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं।
अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है। दूसरा, आपकी आयु जो होनी चाहिए, यानी कि आपका जो उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए। मिनिमम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 35 वर्ष से कम के हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अगर आप उससे कम के हैं तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं रहेंगे। उसके बाद कह रहा है किसी भी आप लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी सरकारी जॉब में सरकारी सर्वेंट के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का आपका कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद इसमें 2-3 चीजें और हैं, जैसे कि आप पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दिवालिया घोषित का मतलब है जैसे बैंकक्रप्ट उसको बोला जाता है, जैसे कि आप कहीं से किसी से लोन लेके बैंक से और इस देश को छोड़ के चले गए हैं तो उसको बोला जाता है बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया। तो वो आप के ऊपर क्लेम नहीं लगा होना चाहिए। अगर ये सब आपके ऊपर नहीं है तो आप राष्ट्रपति पद बनने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे एक है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके पक्ष में और 50 अनुमोदक, यानी कि 50 लोग आपके पक्ष में जाएं और जाके वहां पे कहें कि हाँ इनको हम राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। उसके बाद 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। अनुमोदक मतलब लिखित रूप से आपको ये लिख के देना होगा कि हाँ हम इनको राष्ट्रपति के रूप में अपनी तरफ से चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये नहीं होना चाहिए कि 50 प्रस्तावक ही 50 अनुमोदक ही बन जाए, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावक अलग होने चाहिए और अनुमोदक अलग होने चाहिए। इसमें का एक भी व्यक्ति इसका रोल नहीं निभा सकता है। ये 50 अलग रहेंगे और ये 50 अलग रहेंगे, यानी कि लिखित रूप से भी आपको देना होता है, प्लस में आपको वहां पे प्रेजेंट होके इनके पक्ष में बोलना भी पड़ता है आपको। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है भाई। तो कह रहा है कि आपको 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। और क्या आपके पास होनी चाहिए, तो जमानत के रूप में आपको 15,000 रुपये राशि जमा करना पड़ता है। और ये तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि आप पागल नहीं होने चाहिए और दिवालिया नहीं होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, कैसे लेते हैं शपथ, आइए इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर उनकी अनुपस्थिति रहती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो नहीं रहते हैं उस समय वहां पर अनुपस्थित, तो उस केस में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। ऐसे पावर किसका होता है दिलाने का, तो सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी को ये पावर है कि वह राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है शपथ ग्रहण के दिन। लेकिन इनकेस अगर वो उस समय मौजूद नहीं रहते हैं तो उनके लिए डेट तो आगे बढ़ाया जाएगा नहीं, तो उनके जगह पे अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही, लेकिन वो क्या होंगे, इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये राष्ट्रपति को क्या हटाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन किस केस में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति को 2 ही केस में हटाया जा सकता है। एक तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कभी भी, उन पे किसी भी प्रकार का हाथों में उनके हथकड़ी कभी नहीं डाला जा सकता है। जब तक वे अपने पद पर हैं तब तक उनको हाथ में हथकड़ी नहीं डाला जा सकता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये सब सारी उनकी सुविधाएं मिली हुई हैं। आइए देखते हैं उनको 2 ऐसा कौन सा केस है जिनमें उनको महाभियोग लग जाता है, यानी कि उनको हटाया जा सकता है। तो देखिए, पहला है जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के कांटेक्ट में आ जाते हैं, फॉरेनर कंट्री के संबंध उनका हो जाता है, उसके साथ प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस केस में इनको क्या कर दिया जाता है, इन पे महाभियोग लग जाता है, यानी कि इनको हटाया जा सकता है। दूसरा इनके पास उपाय है हटाने का कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस केस में डायरेक्ट इनको नहीं हटाया जा सकता। अगर ये उल्लंघन करते भी हैं तो इनको सबसे पहले इनके पद से हटाना पड़ेगा और तब उनपे जो भी वो काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उसके लिए सजा देना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक वे अपने सीट पे बैठे रहेंगे तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता है।
उन पे किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चल सकता। इन केस अगर वो किसी का मर्डर भी कर देते हैं तो उस केस में उनको पहले वहां से उन पे महाभियोग लगाना पड़ेगा, यानी कि उनको पहले हटाना पड़ेगा और तब हटाने के बाद ही उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है। ऑन ड्यूटी वो उनको कभी नहीं इस पे गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कर रहा है यहाँ पे आप लोग देख लिया। अब इसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया क्या है तो देखिए, अब हम तो आपको बता दिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब कब हो सकता है। एक तो आपको बता दिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब हो सकता है, तो जब वे किसी विदेशी कॉन्टेक्ट में आते हैं, विदेश के कॉन्टेक्ट में आते हैं तब हटाया जा सकता है। अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उस केस में उनको हटाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। इतना आसानी से भी उनको नहीं हटाया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति का पद है, इतना आसानी से थोड़ी ना हटाया जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर इनको हटाया जा सकता है। तो करें पहला है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। संसद में दो सभाएं आती हैं, आपको पता होगा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो दोनों में से किसी भी सभा का अगर सदस्य जाके और इन पे महाभियोग लगा सकते हैं। उसके बाद करें दूसरा, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। आप बिना उनको सूचना दिए हुए डायरेक्ट उन पे महाभियोग करके उनको नहीं हटा सकते हैं। तो ये कार्यकाल कितने दिन का होता है? 14 दिन पहले का। अगर आपको उन पे महाभियोग लगाना है, चाहे आप लोकसभा के सदस्य हो या फिर राज्यसभा के, दोनों में से अगर कोई भी सदस्य जाके इन पे महाभियोग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 दिन पहले खुद राष्ट्रपति को आपको एक लिखित सूचना देनी पड़ेगी। लिखित सूचना आपको देनी पड़ेगी कि आप पे महाभियोग इस कारण से लगाया जा रहा है। उसके बाद जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि 1/4 मतलब 25% जो होने चाहिए आपका, उसमें सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हस्ताक्षर नहीं रहेगा, मतलब उतने लोग सहमत होने चाहिए। हाँ, उनको शो कराना पड़ेगा कि हाँ हमारे लोकसभा से अगर आप हैं तो हाँ लोकसभा के इतने सदस्य जो हैं इनके विरोध में हैं, ये इन्होंने ये गलतियां किया हैं जिनके कारण इन पे महाभियोग लगा के इनको हटाया जाएगा। उसके बाद है संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत के पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए कह रहा कि संसद के जिस भी सदन से यह प्रस्ताव लाया गया है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, 2/3 सदस्य उसके क्या होना चाहिए, वो प्रस्ताव को बहुमत में होना चाहिए। मतलब बहुमत का मतलब लोग, हाँ, कि सारे लोग सपोर्ट करना चाहिए, उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए सारे लोगों का कि हाँ इनको ये गलती के कारण इन पे महाभियोग लग रहा है और इनको इनके पद से हटाया जाए। अगर ऐसा होता है तभी उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता है इनको। उसके बाद अब राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, यानी कि इनके पास अधिकार क्या क्या है। जब कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उनके पास क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। इनको बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है और इनके पास शक्तियां भी बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। आइए देखते हैं। कारण नियुक्ति संबंधी शक्तियां, नियुक्ति संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद। देखिए ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्रधानमंत्री से सलाह करके इनके पास टोटल 12 मंत्री परिषद को ये मतलब अपने से नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे नियुक्ति ये कर सकते हैं। नियुक्ति का मतलब होता है कि इनके पास ये पावर दिया गया है कि ये अपने से किसी को शामिल कर सकते हैं सदन में ले जाके। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की यह नियुक्ति कौन करता है, तो यही हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय जो हो गया या फिर उच्च न्यायालय जो हो गया, इसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति होता है। नियुक्ति का मतलब ये खुद अपने शक्तियों का उपयोग करके और उसको शामिल करते हैं उसमें। चौथा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी ये कौन करते हैं, यही करते हैं। उसके बाद करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो राज्यपाल की भी नियुक्ति यही करते हैं। हर एक राज्य के लिए राज्यपाल यही बना के देते हैं, आपको नियुक्त कर देंगे। राज्यपाल का आप देखिएगा कभी भी इलेक्शंस नहीं होता है, राज्यपाल को हम लोग इलेक्ट कभी नहीं करते हैं। भाई ये राज्यपाल तब आते कहां से, कैसे चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राज्यपाल को इनको नियुक्त करना है। अब सारे राज्य, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सारे को इनको इन्हीं को नियुक्त करने का पावर है, यानी कि राष्ट्रपति जो होगा सारे राज्य को एक एक राज्यपाल
को नियुक्त कर देता है। उसके बाद विधायी शक्तियां या कानूनी शक्तियां, अब इनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं भाई, तो कह रहे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। अगर कोई भी कानून बनाना है तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, चाहे उसमें संशोधन ही क्यों ना करना हो कानून में, या फिर कानून बनाना ही क्यों ना हो, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं आप कर सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ये कभी भी किसी वक्त दोनों सदन में से किसी भी सदन को या फिर दोनों सदन को कभी भी ये मीटिंग बुला सकते हैं। उसके बाद कर रहा है लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अगर लोकसभा को भंग करना होगा तो किसके पास पावर है, ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो लोकसभा को भंग करने का काम कर सकता है। उसके बाद संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। यहाँ पे कुछ विधेयक हम जैसे कि लिखे हुए हमने, इसमें कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कि आपको बिना राष्ट्रपति के सहमति के आप उसको पेश नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है पहला है धन विधेयक, मनी से रिलेटेड अगर कोई भी विधेयक है, कोई भी फंड है, तो उसको आपको बिना राष्ट्रपति के सहमति के नहीं, अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति जताते हैं, साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी आप उसको धन विधेयक को पारित कर सकते हैं। दूसरा, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों को परिवर्तित संबंधित विधेयक। कह रहा है कि अगर आप नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं या फिर अगर जो वर्तमान राज्य में अभी है और उसका क्षेत्र सीमा बढ़ाना घटाना चाहते हैं या फिर उनके नामों में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको बिना राष्ट्रपति के सहमति के आप ये चीज नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति का बहुत ही यहाँ पे अहम रोल होता है। बिना, जब तक राष्ट्रपति इस पे सहमति नहीं जताएंगे तब तक आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद है कि संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। उसके बाद कह रहा है कि अगर कहीं भी कोई बड़ा चीज फंड खर्च करना है तो उस समय भी किसका हस्ताक्षर होना चाहिए, उस पर राष्ट्रपति का होना जरूरी है। मतलब हम कह सकते हैं कि देश के हर एक विकसित, अगर देश के विकास में जो भी फंड खर्च हो रहा है, धन विधेयक हो चाहे जो भी चीज हो, हर एक जगह इनका हस्ताक्षर आपका होना जरूरी है। बिना इनके हस्ताक्षर के, बिना इनके सहमति के ये चीज काम, कोई भी फंड नहीं पास हो सकता है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति के कुछ और अधिकार हम लोग देखेंगे। संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। कह रहे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत का मतलब होता है उनको अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको शामिल कर सकता है, इनका सिलेक्शन करेगा। ये सिलेक्शन का मतलब क्या, अपने इनके पास 12 को मंत्री परिषद का 12 को मंत्री ये क्या कर सकते हैं, ले जाके शामिल कर सकते हैं। तो इनका ये अधिकार है राज्यसभा में। लेकिन हाँ, उसके बाद कह रहा है पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। पहले ये चीज करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, इनका पावर ये खत्म हो गया है। पहले लोकसभा के 2 भारतीयों को ये क्या, आंग्ल भारतीयों को, पुराने जो होते थे उनको ये क्या करते थे, ये शामिल करने का इनको अधिकार था। लेकिन अब ये चीज यहाँ पे उनका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी उनके पास लेकिन ये 12 सदस्य जो राज्यसभा में ये शामिल कर सकते हैं, उनका ये अधिकार इनके पास अभी भी मौजूद है। तो संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत कहा गया कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन जब किया गया था 104 के तहत, तो उस समय एंग्लो इंडियन जो थे उनका आरक्षण जो था वो खत्म कर दिया गया, जिसके कारण अब ये जो पहले जो 2 लोगों का जो 2 भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदायों का जो ये नियुक्ति, ये मनोनीत करते थे, वो अब इनका पावर भी खत्म हो गया, क्योंकि हमारे संविधान से ये हट गया है। ये आरक्षण जो दिया गया था ये अब खत्म कर दिया गया, इसीलिए इनका पावर ये वाला भी खत्म कर दिया गया है। उसके बाद कर रहे हैं राजनीतिक शक्तियां। राजनीति में इनकी कहां कहां शक्तियां हैं भाई, तो कह रहे हैं कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अगर किसी, मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान या फिर भारत अमेरिका, किसी दूसरे देशों के साथ अगर किसी भी प्रकार का समझौता करना है तो बिना राष्ट्रपति के नाम से नहीं होगा, बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं होगा। तो कोई भी समझौता अगर होगा किसी भी मैटर को लेके 2 देशों के बीच में, तो उस समय बिना राष्ट्रपति के नाम से नहीं होगा और बिना इनके हस्ताक्षर के नहीं हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। राजदूत किसको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ से हर एक कंट्री में राजदूत को भेजा जाता है, वो राजदूत लोगों की नियुक्ति जो होते हैं, एम्बेसडर बोला जाता है इनको, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो यही हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इन राजदूतों की नियुक्ति करेंगे और तब इनको भारत से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। और भारत में
विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। अगर कोई विदेशी यानी कि अदर कंट्री हमारे यहाँ अपना राजदूत भेजेगा, जैसे हम लोग अपना राजदूत अगर उसके पास भेजना है तो वो भी अपना राजदूत यहाँ पे भेजेगा, तो वो जो राजदूत आएंगे यहाँ पे तो सबसे पहले वह उनको राष्ट्रपति के पास आना होगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक किसी दूसरे कंट्री का राजदूत यहाँ पे नहीं आ सकता। ये सेम प्रक्रिया अदर कंट्री में भी है, जैसे कि यहाँ का राजदूत वहां भेजना है तो वहां पर भी आपको सारा राष्ट्रपति से डील करना होता है, तभी वो राजदूत वहां पे जाके रह सकता है। तो अगर कोई विदेश का भी राजदूत यहाँ पे आके रहना चाहता है तो उसके लिए भी सबसे पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन उसमें होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कर रहा है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति के भाई क्या क्या चीज का अधिकार है, तो कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक दंड क्षमा कर सकता है। यानी कि अगर किसी को फांसी का सजा हो गया है, अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज यहाँ पे इनको माफ कर देना चाहिए, उतना बड़ी भी ये सजा नहीं है, तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं, वो पहले पढ़ेंगे सारा आपका जो भी मैटर होगा, देखेंगे क्या गलतियां भाई हैं इनकी। अगर उनको लगेगा कि हाँ रूल ये नहीं कहता है, थोड़ा सा इसमें इतनी भी बड़ी गलतियां नहीं है, इनको माफ कर देना चाहिए, तो उस केस में ये क्या कर सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 72 का अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये उस व्यक्ति को क्षमा दंड मतलब कि इसको क्षमा कर सकते हैं। विशेष शक्तियां इनके पास भी कुछ मिली होती है, राष्ट्रपति को विशेष कुछ शक्तियां मिली होती है। आइए देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि राष्ट्रपति को कभी भी ऑन ड्यूटी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस उन पर नहीं चलाया जा सकता है। जब तक वे अपने पद पे हैं तब तक उन पे ना उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ना हाथों में हथकड़ी नहीं डाला जा सकता है, और ना ही उन पे किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियां। अब ये आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति शासन। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति शासन है, उसके बाद वित्तीय आपातकाल, ये सबके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पावर में सारा चला जाता है, राष्ट्रपति अपने अंडर में ले लेता है सारा चीज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के कुछ और अधिकार है, जैसे सैन्य शक्तियां में इनका भाई क्या अधिकार है, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किसी भी देश से युद्ध न तो शुरू किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक ना आप किसी देश से युद्ध चालू कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। ना चालू भी नहीं कर सकते हैं और खत्म भी नहीं कर सकते हैं। दोनों के लिए राष्ट्रपति का परमिशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद कह रहे हैं सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति से सन्निहित है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वह रक्षा मंत्री को अपना ऑर्डर पास करेगा, और रक्षा मंत्री जो होता है वह सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इनको इंस्ट्रक्शन देगा। और ये जो होते हैं तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये क्या करते हैं, ये तीनों सेना को कमांड करने का काम करते हैं। तो मेन कौन हुआ यहाँ पे, राष्ट्रपति हुआ, ये कमांड किए रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री कमांड किया सीडीएस साहब को, और सीडीएस ने क्या किया, ये तीनों सेना को ऑर्डर देने का काम करते हैं। तो इसलिए अगर तीनों सेना का हेड आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से सबका हेड कौन आपको माना जाएगा, राष्ट्रपति को। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा तब तक आप इनके अधिकारों को, इनका कोई अधिकार नहीं है। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक ये ना युद्ध चालू कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो खत्म हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।